अस्सलाम वालेकुम। यूएस हिस्ट्री का हमारी ये 9th लेक्चर है। लास्ट वीडियोस में हमने तमाम अमेरिकन रेवोल्यूशन को डिस्कस किया। हमारी 4 वीडियोस अमेरिकन रेवोल्यूशन, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस और वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में थी। अब एज़ यू नो कि हर वार के बाद में एक ट्रीटी होती है। जैसे वर्ल्ड वार 1 हुई तो उसके बाद भी ट्रीटी हुई, वर्ल्ड वार 2 हुई तो उसके बाद भी ट्रीटी हुई। तो वो ट्रीटीज़ के अंदर डिसाइड किया जाता है कि जीतने वाले को या जिन्होंने विन किया है उनको क्या बेनिफिट्स होंगे और जिन्होंने लॉस्ट किया है उन पे क्या रिपरकशंस लगाई जाएंगी। तो इसी तरह से इस वॉर की भी एंडिंग हुई तो इसके बाद ट्रीटी हुई, और ये ट्रीटी हुई फ्रांस में, फ्रांस के सिटी पेरिस में इन 1783। 1781 में यॉर्क टाउन में ब्रिटिश ने सरेंडर कर दिया था। उसके बाद ये ट्रीटी 1783 में हुई। द वार एंडेड ऑफिशियली विद दिस ट्रीटी। ऑफिशियली फिर ये एंड हो गए। अराउंड 100,000 सोल्जर्स डाइड फाइटिंग, मोस्टली ड्यू टू डिजीज़। मतलब कंडीशंस इस तरह की थी कॉलोनीज़ की कि वहाँ पर डिजीज़ की वजह से, फूड शॉर्टेज की वजह से और फाइटिंग करते हुए 100,000 सोल्जर्स की डेथ हो गई, दोनों साइड से, कॉलोनिस्ट भी एंड ब्रिटेन भी। फर्स्ट तो इसका ये हुआ कि बरतानिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया इंडिपेंडेंस ऑफ कॉलोनीज़ को कि हाँ अब कॉलोनीज़ नहीं बल्कि स्टेट्स हैं। बाउंड्रीज ऑफ यूएस वर वीगली फिक्स्ड थी नहीं पहले इतनी, फिर उनको फिक्स किया गया। ये कहा गया कि मिसिसिपी रिवर वुड बी द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ नेशन, कि अमेरिका की जो वेस्टर्न बाउंड्री होगी कौन होगा, मिसिसिपी रिवर। तो अमेरिकन वुड पे डेट्स आउट टू ब्रिटिश मर्चेंट्स एंड ऑनर लॉयलिस्ट क्लेम्स फॉर प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केटेड ड्यूरिंग वॉर। उसके अलावा अमेरिकन ने इस चीज़ के लिए अग्री किया इस ट्रीटी में कि वो ब्रिटिश मर्चेंट्स को पे करेंगे जो भी उनके हैं, उनका जो भी डेट है, और उसके अलावा लॉयलिस्ट को, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हुआ लॉयलिस्ट जो बरतानिया के काज को सपोर्ट कर रहे थे इन अमेरिका, उनको लॉयलिस्ट कहा गया। और ये कहा गया कि उनकी जो प्रॉपर्टी के क्लेम्स जिनको कॉन्फिस्केट किया गया था ड्यूरिंग वॉर, वो उनको वापस किए जाएंगे और उनको कंप्लीट ऑनर दिया जाएगा इन अमेरिका। अमेरिकन वुड हैव फिशिंग राइट्स ऑफ द कोस्ट ऑफ कनाडा। उसके अलावा इसी ट्रीटी में ये डिसाइड किया गया कि कनाडा की कोस्ट पर फिशिंग राइट्स होंगे किनके पास, अमेरिकन के पास। तो ये थे पॉइंट्स जिनको डिफाइन किया गया ट्रीटी ऑफ पेरिस में और इनको फाइनलाइज कर दिया गया। उसके बाद अगर हम देखें कि इस रेवोल्यूशन की या इस ट्रीटी के क्या सिग्निफिकेंस हैं जिसके थ्रू अमेरिका को ये मान लिया गया कि हाँ ये एक कंट्री है, ये अब कॉलोनीज़ नहीं हैं बल्कि ये यूनाइटेड क्या हैं, स्टेट्स हैं। तो इंडिपेंडेंस ऑफ यूएस नेशनलिज्म हुआ कि यूएस नेशनलिज्म का मतलब है कि लव फॉर द कंट्री, कि अपनी एज अ नेशन इकट्ठे हो गए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब कॉलोनीज़ जो हैं। तो नेशनलिज्म प्रोड्यूस हुआ जो उनको इंडिपेंडेंस की तरफ लेके गया। एंटी एम्पेरियलिस्ट नेशन, एम्पेरियलिज्म एक इंटरनेशनल रिलेशन में थियरी है कि लैंड के लिए जो कंट्रीज़ दूसरे कंट्रीज़ में कॉलोनाइजेशन करती हैं तो उसको कहा गया। और यूएस ने इस चीज़ को इन द स्टार्ट बहुत ज़्यादा, ये इसके इनके जो फर्स्ट फादर्स थे उन्होंने एंटी एम्पेरियलिस्ट थे, वो सब ब्लूप्रिंट फॉर यूनाइटिंग पीपल फॉर कास्ट लेसन गया सारी दुनिया को कि एक कास्ट के लिए किस तरह से लोग जो है वो इकट्ठे हो गए। मैस बेस्ड स्टेट नॉट लीडर बेस्ड। जैसे पाकिस्तान बना तो वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस तरह से वो अकेले एज अ लीडर इकट्ठे हुए और उन्होंने पाकिस्तान बनाया, बट जो अमेरिका को जो इंडिपेंडेंस मिली वो मैस बेस्ड थी, नॉट लीडर बेस्ड। उसके अलावा आइडियाज़ जो इनलाइटनमेंट में डिफरेंट फिलोसोफर्स ने प्रपोज किए थे उनको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मिली ड्यूरिंग दिस रेवोल्यूशन एंड आफ्टर दिस रेवोल्यूशन। किस तरह से लोग नेचुरल राइट के लिए इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी कम्प्लीटली डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को भी उसी बेस पे बनाया। फिर एक डेमोक्रेसी बनी, देन उन्होंने उस डेमोक्रेसी में किस तरह से सेपरेशन ऑफ पावर्स को रखा और अभी तक सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं। उनके जो मेन 3 पिलर्स हैं गवर्नमेंट के, वो किस तरह से उनकी पावर सेपरेशन है कि कोई भी दूसरे को इफेक्ट नहीं करता। तो इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये मोंटेस्क्यू की थ्योरी थी सेपरेशन ऑफ पावर्स की, जिसको इन्हीं इनलाइटनमेंट के आइडियाज़ को प्रैक्टिकली अप्रोच किया किसने, अमेरिकन ने। तो ये रेवोल्यूशन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस थी। उसके बाद अमेरिका प्लेड अ की रोल इन डी कॉलोनाइजेशन। अब तो इन मॉडर्न वर्ल्ड तो अमेरिका या फिर अगर हम पास्ट कोल्ड वार की बात करें तो उसके बाद से या फिर वर्ल्ड वार 2 के बाद से अमेरिका ने आइसोलेशनिज्म की थ्योरी जो है उसको ख़त्म कर दिया और दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी पार्टिसिपेट करने लग गए, दूसरों के अफेयर्स में भी, इंटरनल अफेयर्स में भी। लेकिन किस तरह से उस टाइम पे उन्होंने डीकोलोनाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया
नो अमेरिकन इज़ इनहेरेंटली सुपीरियर टू एनी अदर। आल्दो कि वहाँ पर स्लेवरी जो है वो काफ़ी देर तक स्लेवरी का प्रॉब्लम रहा, लेकिन तब अमेरिकन ने ये कहा कि इनहेरेंटली कोई भी सुपीरियर नहीं है किसी दूसरे से। इंस्पायर टू अदर रेवोल्यूशन, जिस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, इन्हीं से इंस्पायर हो गई। तो बहुत सारे रेवोल्यूशंस को इन्होंने इंस्पायर किया, और इसी रेवोल्यूशन की वजह से ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी पॉलिसीज चेंज की टुवर्ड्स अदर देयर कॉलोनीज। उसके बाद जिस तरह से सब कॉन्टिनेंट इंडिया भी उनका जो एम्पायर उनकी कॉलोनी बना, लेकिन उन्होंने फिर भी उनको रिप्रेजेंटेशन दी पार्लियामेंट में, खुद के पार्लियामेंट में दोनों तरफ से उनको रिप्रेजेंट करने वाला कोई ना कोई मौजूद था। और पिट्स इंडियन एक्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, इसकी डिटेल आप गूगल कर सकते हैं, तो अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो पिट्स इंडियन एक्ट किस तरह से उन्होंने उनको चेंज किया अकॉर्डिंग टू द लोकल पीपल, और फिर कॉर्नवल्स रिफॉर्म्स किस तरह से की गई इंडिया में। तो ये सब रीज़न क्या थे इस रेवोल्यूशन की, जो काफ़ी सालों तक लोगों को ब्रिटिश की जो कॉलोनीज़ थी उनके अकॉर्डिंग उनको अफेक्ट करती रही, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने लेसन लिया वहाँ से, और उसके बाद उन सबको जो है वो एक्ट को कुछ हद तक जब दूसरी कॉलोनीज़ में वो जो काम करते रहे उसको वो अफेक्ट करता रहा। तो ये था ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783 एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रेवोल्यूशन इन अमेरिका, और किस तरह से उसने नेक्स्ट रोल प्ले किया। सारे नोट्स मैंने खान अकेडमी की वीडियोस, यूएस हिस्ट्री क्रैश कोर्स एंड एपी यूएस हिस्ट्री की बुक से प्रिपेयर किए हैं। If you want to ask any other question, do mention in relevant videos comment section, and if you want PDF notes, also do mention in relevant videos comment section. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशंस की, जो अमेरिका का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब कुछ सालों तक फर्स्ट 10 ईयर्स के लिए वो आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन के अकॉर्डिंग ही अपनी गवर्नमेंट को रन करते रहे, एंड देन उन्होंने फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन में क्या था और कैसे उसके थ्रू गवर्नमेंट को रन किया जाता था, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।